हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि इमेज देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो वैकेंसी आई हुई है उसे हम किस प्रकार से क्रैक कर सकते हैं या फिर हम उसे किस प्रकार से क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसीलिए हमने क्या डिसीजन लिया है कि पहले हम जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए थे, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम में, उन सब का सॉल्यूशन लाएंगे। ठीक है, उन सब के सॉल्यूशन पर वीडियो बनाएंगे। उसके बाद आपको सभी जो 2019 में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सब का हम सॉल्यूशन एक बार प्रतिदिन एक एक वीडियो एक एक टॉपिक पर बनाएंगे। उसके बाद देखिए, डेली अगर हम सॉल्यूशन करते रहेंगे तो हमारी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी और हमें किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, केवल आप सॉल्वर पेपर सॉल्व कर लीजिए, पिछले कुछ सालों के सॉल्वर पेपर हल कर लीजिए। उसके बाद आप परीक्षा को बहुत ही आसानी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। वहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है कि जैसे कि हम यह जान जाते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है क्या फॉलो कर रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम की कंडीशन में प्राप्त पता चलती है कि मतलब किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, कहाँ से टॉपिक ज़्यादा उठ रही है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सब बातें हमें वहाँ से कंफर्म होती हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करनी चाहिए। प्रैक्टिस सेट मतलब पहले तो हम सॉल्यूशन करवाएंगे, मतलब प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अभी इसका एग्ज़ाम का डेट कोई नहीं आया, अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन आप हमारे चैनल पर बनकर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है कि दो बसें एक मुख्य सड़क पर 185 किमी की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। पहली बस जो है 35 किमी चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती है और 17 किमी चलती है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती है और 42 किमी चलती है। मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने की दिशा के लिए मुड़ती है। ठीक है, इस बीच मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस जो है मुख्य सड़क पर केवल 36 किमी चलती है। इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच कितनी दूरी होगी, हमको ये बताना है। तो हम पहले इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि दो बसें हैं। ठीक है, दो बसें हैं आपकी ए और बी, दो स्थान है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 185 किमी ये दिया गया है। तो पहली बस जो है क्या करती है, यहाँ से चलना शुरू करती है बिंदु ए से। 35 किमी चलने के बाद यह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 17 किमी चलती है। ठीक है, 35 ये चली, 17 यहाँ पर चली। इसके बाद क्या करती है, फिर ये अपने दाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है, 42 किमी चलती है। ठीक, फिर यह पुनः अपने मेन मार्ग में मतलब मिलने के लिए मुड़ती है। ठीक, यहाँ इसी के दौरान जो दूसरी बस थी ये यहाँ से चलना प्रारंभ की थी और कुछ मतलब ब्रेक डाउन के कारण यह 36 किलोमीटर ही चली थी। ठीक है, कितने किलोमीटर, 36 किलोमीटर कवर करती है। अभी देखिए हमें क्या बताना है कि इनके बीच की जो दूरी बची है कितनी बची हुई है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 35 आपका ये पहली बस चली थी, उसके बाद 42 किमी चली थी। हम ये 17 नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ से ये दूरी कवर हो जाएगी, इतना 42 है, ये 42 होगी। तो 35 और 42 हमारा कितना हो गया, हमको ये निकाल लेना है। उसके बाद इसमें 36 जोड़ देना है, तो ये दूरी हो गई कितनी हमारी, 113 किलोमीटर। अब हमारी टोटल दूरी कितनी थी, पहले ही बताया गया था कि 185 किमी थी। तो 185 में अगर हम 113 माइनस करेंगे, ठीक, तो हमारा कितना बचेगा, 72 किमी। यही 72 किमी जो है इसका आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा, 72 किमी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका कौन सा, सिक्किम। सिक्किम राज्य ऐसा है जो 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ये तीनों आते हैं। इसके साथ 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 कौन आता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और आपका नागालैंड, ये सब आते हैं। ठीक है, कौन कौन से देख लेते हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम हैं। ठीक है, ये पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, लेकिन इनमें से प्रथम 7 राज्य जो हैं वो 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। यानी सिक्किम को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा ये 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं, जबकि सिक्किम को जो है ब्रदर स्टेट की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इस प्रकार 7 बहनें यानी 7 सिस्टर एवं एक भाई 1 ब्रदर मिलकर पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों का गठन करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के ये राज्य भौगोलिक रूप से एक दूसरे से संबंध है और अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है। ठीक है, हम सिक्किम को क्या कहेंगे, ब्रदर। ठीक, ये इन भाइयों के 7 सिस्टरों के ब्रदर हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं कौन सा प्रश्न दिया गया है।
अगला प्रश्न है हमारा, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मोल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का आमाप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा यानी का एसआई मात्रक जो है क्या होता है? मोल। पदार्थ की मात्रा का हमने बताया कि एसआई मात्रक क्या होता है? मोल होता है। एक मोल में 6.0221407 गुणे 10⁻13 मूलभूत कण होते हैं, ठीक है। कितने मूलभूत कण होते हैं आपको इतना याद कर लेना है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ये जो टेस्ला है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया। जूल यानी कार्य ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। कार्य ऊर्जा का मात्रक हो गया। आपका जो लक्स है ये किसका मात्रक है? प्रदीप्ति का मात्रक है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है प्रदीप्ति का मात्रक है। आप इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो एक एक मतलब ऑप्शंस को भी सही करते चलेंगे कि ऑप्शन में जो दिया गया है कभी कभी होता है कि मतलब ऑप्शन ही रिपीट कर देता है, तो ऑप्शन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनें, ठीक है। जो पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी प्रकार हमें तीसरा शब्द जो है चौथे शब्द से संबंधित होना चाहिए। लेखक जैसे संबंधित है कलम से, जिस प्रकार लेखक कलम से संबंधित है उसी प्रकार दर्जी किससे संबंधित होगा? सुई से संबंधित होगा, ठीक। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा क्या, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुंडनकुलम जो है नाभिकीय विद्युत परियोजना आपकी किसमें? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना भारत के तमिलनाडु प्रदेश के तिरुनेलवल्ली जिले में स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 2001 से 2002 में शुरू हुआ और वर्ष 2013 में यह परिचालन में आया। इस परियोजना में 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट हैं। इसे रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से, ठीक है। कुंडनकुलम आयातित यानी दाबानुकूलित जल रिएक्टर PWR प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला संयंत्र है, ठीक है। भारत में मौजूदा परमाणु ऊर्जा संयंत्र दबाव वाले भारी जल रिएक्टर प्रौद्योगिकी की उपयोग करते हैं, ठीक। हमें ये बात यहाँ से ध्यान रखनी होगी। सबसे पहली बात कि इसका मतलब स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो रूस के सहयोग से हुई थी, ठीक है। ये बात अब किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2013 में अस्तित्व में आया था। ये दोनों बातें आप हम मतलब याद कर लेनी होगी। कुंडनकुलम जो है कहाँ किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा क्या, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी? तो इसरो ने 2013 में मार्स मिशन ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत वर्ष 2013 में की थी। मार्स ऑर्बिटर मिशन भारत का प्रथम मंगल अभियान था। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 ईस्वी को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C25 द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था, जो 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद मंगलयान लॉन्च करने वाला भारत चौथा देश बना है, ठीक। ये बात याद रखनी होगी कि इसरो ने जो ऑर्बिटर छोड़ा था उसके हिसाब से भारत कौन सा देश बन गया है? तो चौथा देश है। सबसे पहले पर अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद मंगलयान लॉन्च करने वाला भारत कौन से नंबर का देश है? चौथे नंबर का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल सिस्टम है? हमको बताना है कि DRDO द्वारा मतलब DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल सिस्टम कौन सा है? तो यह है आपका क्या, पिनाका। पिनाका जो है DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल सिस्टम है, रॉकेट सिस्टम है। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। पिनाका भारत में उत्पादित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? रक्षा अनुसंधान और भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है। इसके द्वारा मात्र 40 सेकंड में ही 100 किलोग्राम वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। अगला है क्या, जो इसमें दिया गया त्रिशूल। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। इसके बाद है, आप पृथ्वी की बात कर लें तो पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, ठीक। और इसके बाद क्या कर रहे हैं, धनुष मिसाइल स्वदेशी तकनीक से निर्मित पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक संस्करण है जो 500 किलोग्राम तक आयुध ले जा सकता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या दिया गया। देखिए दिया गया क्या, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेष पर बचता है?
तो मान लीजिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10,000, ठीक। अब 10,000 में 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1428 बार जाएगा। 1428 बार जाने के बाद कितना शेष बच रहा है? 4 शेष बच रहा है। तो मान लीजिए वह संख्या कितनी हो गई? 10,000 में ये कह रहा है कि 10,000 में क्या कर रहा है? 6 शेष भी बच रहा है। तो हम इसमें 6 ऐड करेंगे और -4 कर देंगे, ठीक है। 6 ऐड करेंगे और 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10,002, ठीक है। 10,002 इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न को पढ़िए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब 10,002 में यदि हम 7 से भाग देंगे तो 6 शेषफल बचता है, ठीक है। एक बार भाग देकर देख सकते हैं। 10,002 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 6 शेषफल बचेगा। इसमें आप ऑप्शन से भी जा सकते थे। ऑप्शन में हम क्या करते हैं? 10,002 में हम 7 से भाग देते हैं, 10,009 में भाग देते हैं, जितने में 6 शेष बच जाता वही सही जवाब होता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से के साथ वही संबंध है जो अक्षर दूसरे अक्षर समूह के साथ पहले अक्षर समूह से है, ठीक है। हमको ये बताना है। तो दिया क्या गया है, पहले हम वो देख लेते हैं। इसमें दिया गया है क्या? RAMO, ठीक है। यहाँ पर दिया गया SCPS, ठीक है। R के बाद एक जोड़ा गया, यस हो गया, यानी +1 किया गया। +2 करेंगे तो C हो जाएगा। +3 करेंगे तो क्या होगा? P होगा। और +4 करेंगे तो 15 में 4 करेंगे 19 हो जाएगा, यानी यस हो जाएगा। तो यानी 1 2 3 4 की सीरीज चल रही है। इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। किसमें? V, X, M और J में। V U V W, यहाँ पर W हो जाएगा। X Y Z हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर Z हो जाएगा, 2 करेंगे। M में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? P होगा। उसके बाद क्या दिया गया है? J दिया गया है, ठीक है। J में 4 जोड़ेंगे। J कितने पर आता है? J में कितने पर आएगा आपका? 10 पर। 10 में 4 जोड़ेंगे तो N हो जाएगा, ठीक है, 14 पर। तो WZPN यही इसका सही जवाब होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है WZPN, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है। ये इसका सही जवाब देखिए वही किया गया है। R में 1 जोड़ेंगे यस होगा, A में 2 जोड़ेंगे C होगा, M में 3 जोड़ेंगे P होगा और O में S जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे यस हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उबंटू क्या है? हमको बताना है कि उबंटू क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि उबंटू जो है एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो उबंटू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे पहली बार 2004 में जारी किया गया था। इसे डेबियन लिनक्स के कोड बेस पर बनाया गया था। उबंटू में कई सॉफ्टवेयर पैकेज हैं जिन्हें GNU जनरल पब्लिक के राहत लाइसेंस प्राप्त है, ठीक है। यह उपयोगकर्ताओं को प्रोग्राम के अपने स्वयं के, ठीक, संस्करण को कॉपी करने, बदलने, विकसित करने और परिवर्तित करने की अनुमति देता है, ठीक। हमने क्या जान लिया? उबंटू क्या है? उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। चलिए एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है? X Y मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। Y और व Z इसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। X व Z इसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि X Y व Z एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा करने में लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी? हमको ये बताना है कि काम पूरा कितने दिनों में संपन्न हो जाएगा, ठीक। चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, हल करने में ज़्यादा टाइम जाएगा। X + Y का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/12, ठीक है। Y + Z का एक दिन का काम 1/18 और X + Z का एक दिन का काम 1/15। अगर तीनों का लसा लेंगे तो कितना होगा? 180 आएगा। अब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2X 2Y और 2Z 2 कॉमन कर लेंगे तो X Y और Z बचेगा का एक दिन का काम 1/12, 1/18, 1/15। इनका लसा ले लीजिए नीचे वाले संख्या का, तो कितना आ जाएगा? 180। 180 आ जाएगा। अब इसमें देखिए 12 में 180 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, ठीक है। तो 15 का गुणा 1 में कर देंगे। 18 का 180 में भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, तो 10 का गुणा 1 में कर देंगे, यहाँ पर 10 हो गया। 15 का गुणा 180 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। और 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्याओं को काउंट कर लेंगे, ठीक। ऊपर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 37। कितना आएगा? एक बार आप काउंट करके देख लेते हैं। 37/180 आएगा, ठीक है। 37/180 आ गया। अब क्या करना है? अब जो 2 इधर है, ठीक है, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा। तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, ठीक है।
तो 37/360, 180 का डबल करेंगे 360 हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, ये तो एक दिन का काम था, तो उनका पूरा मेहनताना मतलब एक दिन में ये 37 काम कर सकते हैं। तो 360 काम कितने दिनों में करेंगे, हमको ये बताना है। 360 में 37 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 सही 7/2 दिन, ये इसका सही जवाब होगा। यानी लगभग 10 दिन आप कह सकते हैं, 10 दिन में ये कार्य संपन्न कर देंगे तीनों मिलकर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि 10 दिन। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है क्या, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सबरीमाला मंदिर जो है आपका कहाँ पर स्थित है, केरल में। आप सभी को पता होगा कि सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है, जहाँ पर सबरीमाला मंदिर भारत के केरल राज्य में के पतनमतिट्टा जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। इस मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रवेश निषेध है। ठीक है, और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। यह कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। केरल में कहाँ पर, पतनमतिट्टा। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। तो हमें ये बताना है कि दिल्ली में कौन सा स्मारक स्थित नहीं है। अलाई दरवाज़ा है, इंडिया गेट है, हुमायूं का मकबरा है, लेकिन बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। क्या, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 कॉस थीटा बराबर 5/4 तो 1 + टेन थीटा बटा 1 कॉट थीटा का मान क्या है। ठीक है, हमको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप सभी को पता होगा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये टेन थीटा का मान होता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, दिया क्या गया है, साइन थीटा बराबर 3/4, कॉस थीटा बराबर 5/4, 1/10 थीटा हमको ज्ञात करना था। और कॉट थीटा का मान क्या होता है, अगर कॉट थीटा का मान करें तो 1/10 थीटा, ये इसका मान होता है। ठीक, अब देखिए सॉल्व करते हैं, हम इसी बेस पर सॉल्व करेंगे। देखिए आपको बता दे रहे हैं कि, एक मिनट, हाँ आपको बता दें, साइन थीटा बराबर 3/4 दिया गया है और कॉस थीटा बराबर कितना दिया गया है, 5/4। टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी 3/4 बटे 5/4। अगर हम 3/4 बटे 5/4 करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, 3/4 गुणे कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कट गया, बचा कितना, 3/5। तो यहाँ पर देखिए इसका मान आ गया 3/5। ठीक, एक मिनट, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, 3/4। कॉट थीटा का मान होता है 1/10 थीटा, यानी अब 1/10 थीटा हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा का मान कितना होता है, 3/5 बटे कितना दिया था, 5/4। तो 1/3/5 हो गया गुणे 4/5, यही ना होगा। तो ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा, गुणे 4 कर देंगे। एक मिनट रुके रहिए, हाँ देखिए हम बता रहे थे क्या, 1/10 थीटा का मान अगर ज्ञात करें तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा यही होता है। तो 3 बटा कितना दिया गया है, 4 बटे 5/4, इसके ऊपर 1 है, तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 1/3/4 गुणे 4/5, 4 से 4 कट गया, 1/3/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/3 इसका आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 5/3 कैसे आया, हमने आपको बता दिया। तो 1 + टेन थीटा, अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1 + टेन थीटा बटे 1 - कॉट थीटा बराबर कितना होता है। तो अगर इसका हम मान रखेंगे तो कितना आएगा, 1 सही टेन थीटा का मान कितना है, 3/5, और कॉट थीटा का मान कितना आया, 1 - 5/3। ठीक, इसका मान रख दीजिए। अब मान रखने के बाद क्या करेंगे, 5 एकम 5, इसका लसा ले लीजिए, 5 लसा हो गया, 5 एकम 5 यानी 8/5 हो जाएगा इधर, और इधर कितना जाएगा आपका -2/3। ठीक है, -2/3 इधर आ गया, 8/5 उधर हो गया, तो 8/5 गुणे कितना करेंगे, 3/2, ये माइनस में है। ठीक है,
अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। कट रहा है अगर कहीं तो काट देंगे। तो 2 चौक 8, 4 बार कटा, और इसके बाद 4 तिहाई 12/5, यही इसका सही जवाब होगा, -12/5। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया आपको किसको, आपका ए अच्युतन नंबूदरी, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया था। वर्ष 2019 के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम साहित्य के मशहूर कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है, ठीक है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए, और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, हमको ये बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए पहले क्या दिया गया था कि एक छात्र है जो पहले दो प्रश्न पत्र थे, एक 200 का था और एक कितने का था, 150 का था। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या कितनी थी, 50% थी। तो पहले प्रश्न पत्र में एक छात्र था जिसने 40% अंक प्राप्त किए थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों प्रश्न पत्रों को जोड़ दिया, 200 + 150 गुणे 50% की आवश्यकता थी बटा 100 पूर्णांक था। तो हमने क्या किया, इन दोनों को काउंट करेंगे तो आ जाएगा 350, और 50 से कम 50, 50 दूना 200, ठीक है। यहाँ 2 बार से कट जाएगा तो 350 बटा 2 आ गया। तो इसको भाग देंगे तो 175 आएगा। अब पहले प्रश्न पत्र में प्राप्त अंक कितने थे, 200 में से 40, 200 का 40% कितना आया था, 80 नंबर, ठीक है। 200 का 40% 80 नंबर आया था। अब शेष आवश्यक अंक कितने हैं, 175 - 80 यानी 95। अभिष्ट अंक मतलब उसे कितने प्रतिशत लाने होंगे, यानी 150 का कितना प्रतिशत उसे प्राप्त करना होगा, तो 95 मतलब जो जिससे प्राप्त करना उसे हम नीचे लिखेंगे और जितना प्राप्त करना उसे ऊपर, ठीक है, गुणे 100 कर देंगे। तो 63.33% यानी 64% दिया गया है उसे, मतलब जो सब्जेक्ट बचा है उसमें उसे 64% अंक प्राप्त करने होंगे। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है, तो दांडी जो है आपके गुजरात के नवसारी जिले में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, नवसारी जिला। दांडी भारत के गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित है। एक गांव है जो अरब सागर के तट पर स्थित है। सन 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया और अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग किया था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, नीचे दी गई व्यवस्था से सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाए, ठीक। जो ये विशेष वर्ण दिए गए हैं, जैसे आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया गया है, हर्ष दिया गया है, ठीक, स्टार दिया गया है, डॉलर दिया गया है, ठीक है, प्रतिशत दिया गया है, इन सब मतलब सबको हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स के दाईं और 10वें स्थान पर रहेगा। देखिए इन सबको हटाने के बाद कैसा हमें आकृति प्राप्त होगी, ये वाली सिस्टम प्राप्त होगा। तो हमें क्या दिया गया, एक्स के दाईं और 10वां स्थान, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे कौन सा है, आर। विशेष चिन्हों को हटा दिया जाए तो हमें आर जो है एक्स के दाईं और 10वें स्थान पर प्राप्त होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए एक सवाल दिया गया है, यदि a³ - b³ = 625, a² - b² = 25 और a + b = 5, तो a² + ab + b² का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखकर देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या, a³ - b³ कितना दिया गया था, 625, a³ - b³ 625। तो इसे हम तोड़ देंगे दो भागों में, a - b और एक ब्रैकेट में a² + b² + ab का मान कितना हो गया, 625, ठीक। ये समीकरण आपका 1 बन गया। a + b का मान दिया गया था 5, ठीक। अब a + b का मान 5 दे दिया गया, तो a² - b² का मान कितना दिया गया है, 25 दिया गया है, ठीक। a + b = 5 दिया गया है, तो इस समीकरण 2 हो गया। a² - b² = 25 दिया गया है, तो a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में कर लीजिए, इसका मान हो जाएगा a² - b², ठीक। तो a + b एक कोष्टक में, a - b दूसरे कोष्टक में, इसका मान है 25। यहाँ पर दिया गया था a + b का मान 5 दिया गया था, तो a + b का मान मतलब समीकरण 2 से 5 a - b
इक्वल टू 25, ठीक है। यानी a प्लस बी का मान हम यहाँ से रख सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से a प्लस बी का मान रख दीजिए, फिर एक ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू 25 हो गया। तो ये जाएगा, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 4 हो गया। a माइनस बी का मान भी 5 आ गया। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से हम ज्ञात करते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखा था, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 625, यही यहाँ पर आया था। तो a माइनस बी का मान हम यहाँ पर रख देंगे 5, ठीक है। यहाँ पर हमने रख दिया 5 और ये आपका ऐसे रहने दिया इक्वल टू 625। अब 5 जो है अगर 625 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 125। तो हमें ज्ञात हो गया क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 125। यही हमें पूछा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान ज्ञात कीजिए, तो 125 हो जाएगा। चलिए साथियों, देखिए टाइम बहुत कम है, मतलब हम कम समय में बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन करवाने चाहते हैं, इसलिए आपको बहुत तेज़ी से लेकर चल रहे हैं। आप लोग समझदार हैं, सॉल्यूशन भी आपको साथ में दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं। बस हमारा ये उद्देश्य है कि आप सभी तक वीडियो पहुंच जाए, और जो बच्चे नहीं प्रैक्टिस सेट खरीद पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो देख कर भी कर सकते हैं। हमारा एक मतलब साधन है कि हम आप तक वीडियो पहुंचाते रहें, और आप बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हम ऐसे ही सभी, अभी तो ये क्या था, ये CBT 1 का है, ठीक है। एक मिनट, CBT 1 का हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। इसके बाद हम क्या कराएंगे, CBT 2 का। कम से कम इसमें 30 से 40 सॉल्वर पेपर हैं, उसको हम सॉल्व कराने के बाद CBT 2 का भी करवाने वाले हैं, जिसमें हमें 50 से 60 सॉल्वर पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया है हमारा, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 315 और को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10, 15 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 155 में से 5 घटा देंगे, यानी 150 आ गया। 260 में से 10 घटाएंगे तो 250 आएगा। 315 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 300 आ जाएगा। तो 150, 250 और 300 का मस्सा कितना होता है, 50 होता है। इसका मस्सा निकालना था कि वह अभिष्ट संख्या कौन सी है, 50 है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसको सॉल्यूशन को देख लेते हैं। क्या दिया गया है कि माना क्लब में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 3x, पुरुषों की संख्या कितनी थी, 2x, ठीक है। ये हमें ज्ञात था। इसमें सब शामिल कौन से हो रहे हैं, महिला हो रही हैं, कितनी, 300, ठीक। तब इसके बाद अनुपात क्या हो रहा है, 5/2। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3 दूनी 6, 6x प्लस 300 का गुणा 2 में करेंगे 600, ठीक है, इक्वल टू 5 दूनी 10x। अब इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 4x, 10 में से 6x चले जाएंगे तो 4x बचेंगे बटा 600, ठीक। तो x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू 600 बटा 400, 4, तो 4 एक कम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी 150 हो जाएगा, ठीक है। तो 150 तो महिलाएं थी, मतलब x का मान निकल के आया 150। जब x एक मिनट, x इक्वल टू 150 हो गया तो हमें ज्ञात करना क्या था, 3x, 3 गुणे 150 कितना हो गया, 5 3 15, ठीक, 15 3 45, 450 हो गया। अब 450 महिलाएं ऐसी हो गई और इसमें कितनी शामिल हुई थी, 300 शामिल हुई थी, तो कितना हो गया, 750। यही इसका सही जवाब होगा, 750। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 750, यही इसका सही जवाब है, ठीक। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 60 है और उनका मसप और लसप 12 और 72 है। दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना होगा। तो माना दो संख्याएं कौन सी हैं, ठीक, हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। LCM गुणे HCF इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, ठीक। इनका लस कितना था, तो लस आपका कितना होगा, हमको ये ज्ञात करना है। तो इसमें लस दिया गया है क्या, उसको देख लेते हैं। देखिए उनका मसप लसप क्रमशः 12 और 72 है। तो इसका लस 72 था और मस कितना था, 12 था। पहली संख्या कितनी थी, 60 थी। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक। अब इसको इधर लेकर आएंगे, 72 गुणे 12 बटा 60, 12 पंचे 60, 5 बार कटेगा, 72 बटा
5 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर 72/5 आया है तो इनके व्युत्क्रमों का योग हमें ज्ञात करना है, ठीक। व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा, यानी उल्टा कर देंगे, ठीक है। 5/72 व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा करना, तो यही इसका योग हो गया, यानी 5/72 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन में दिया गया है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 5/72, ठीक। यही इसका योग हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। देखिए ये जो सवाल है, ये मेरे √45 का मान ज्ञात करना है। तो √54 को ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 √6, और √125 को ज्ञात करेंगे तो 5 √5, ठीक है। इसके बाद 24 का मान निकालेंगे तो 2 √6 और गुणे 3 √5 यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, ठीक। उसके बाद 5 से 5 कट गया, बचा क्या, 3 से 3 कट गया, 5/2, यानी 5/2 प्राप्त हुआ, यानी 2.5, 2 बार भाग देंगे 2.5 प्राप्त होगा। चलिए 2.5 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है आप देख सकते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण नाम क्या होता है। तो URL का पूर्ण नाम क्या होगा, आपको बता दे रहे हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है क्या, हरीश के मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 जो है इसका शिक्षा पर और 2/3 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वह बचत करता है, बचत की राशि कितनी होगी। तो 45,000 रुपये उसका वेतन था, इसका 1/3 कर दिया कितने पर, शिक्षा पर, यानी 15,000 रुपये, ठीक। 15,000 रुपये वो शिक्षा पर खर्च कर दिया गया, और 45,000 का 2/3, यानी कह सकते हैं 2/6 दिया गया, ठीक है। 2 एक कम 2, 2 3 6, 3 बार कटेगा, 15,000, और 15,000 रुपये ये किस पर खर्च कर रहा है, भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर। तो 45,000 में से अगर हम 30,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15,000 रुपये, वही 15,000 रुपये यह बचत कर रहा है, ठीक है। 15,000 रुपये वह बचत करेगा। चलिए हम अपने उसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब होगा, ठीक है। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर सी, मतलब वो कितने की बचत कर रहा था हरीश, 15,000 रुपये की बचत कर रहा था, ठीक। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन दिया गया, आप निकाल सकते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था। तो आप सभी को पता होगा कि ये कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का था। विदित है कि भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ठीक। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था। हमको ये बताना है कि किन 2 बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। तो ये थे आपके विजया बैंक और देना बैंक, यही ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगला दिया गया क्या, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो काई जो है सहजीवी संबंध को दर्शाती है, ये इसका सही जवाब है। काई सहजीवी संबंध को दर्शाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। दिया गया है भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है आपका शिमला में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, शिमला, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख अनुसंधान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, ठीक है। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। दिया गया है क्या, 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 है, ब्याज की दर क्या होगी। हमको निकालना है कि ब्याज की दर क्या होगी। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है बटा 100। एक सिंपल फार्मूला है, आप इसी पर रखकर निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज कितना दिया गया है आपका 680 रुपये, मूलधन कितना था 3400, दर निकालनी है, समय दिया गया 4 वर्ष, ठीक, बटा 100 कर दिए। अब इसको काट पीट कर हम कितना निकालेंगे 5%, इसका सही जवाब होगा कितना 5%, ठीक है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें देखिए सॉल्यूशन दिया गया है, हम सॉल्यूशन के हिसाब से चलते हैं। माना आयत की चौड़ाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, लंबाई 2x सेंटीमीटर, ठीक है। दिया गया क्या गया था, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है,
तो x सेंटीमीटर और 2x सेंटीमीटर हमने मान लिया। आयत का परिमाप दिया गया है 48 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमने यहाँ पर आयत का परिमाप रख दिया 48, 2 ब्रैकेट में x प्लस 2x, लंबाई चौड़ाई का मान हमने लिखा था, चौड़ाई का मान x, लंबाई का मान 2x, हमने ये यहाँ पर लिखा था तो हमने उसका मान रख दिया। 48 प्लस 2 गुणे 3x यानी 6x हो गया। तो यहाँ पर हम काटेंगे, यहाँ पर काटने से हमें क्या प्राप्त होता है देख लेते हैं। तो x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, 6 का भाग देंगे 48 में तो कितने बार जाएगा 8 बार। तो यहाँ पर देखिए लंबाई 2x है, x का मान हमें 8 मिला, लंबाई 2x है यानी 16, 8 दूनी 16, 2x है तो 16 हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 16 गुणे 8 अगर हम करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 128 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें प्राप्त होगा। तो 128 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है देखते हैं। इसमें देखिए 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो माना अभी संख्या में क्या जोड़नी है x, ठीक, x जोड़ेंगे। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है 2400 के 12% में, 2400 का 12% यानी 12/100 प्लस x जोड़ेंगे तो जो है 5400 के 18/100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0 से 0 कट गया, ठीक, 2 जीरो कट गए, 12 का 24 में गुणा करेंगे तो 288 आएगा प्लस x। अब इसको 0 से 2 जीरो काट दीजिए, 54 का गुणा 18 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 972। अब x को उधर ही रहने दीजिए, 972 में से 288 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 684। यही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ठीक, बिम्स्टेक में कौन सा सदस्य देश नहीं है हमें ये ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं क्या, आप देख सकते हैं भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव। तो इसका जो सही जवाब होगा बिम्स्टेक का सदस्य देश कौन सा नहीं है, मालदीव। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा, कभी कभी बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है जो वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से अस्तित्व में आया। इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें से बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है, तथा शेष 2 जो है म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। यह संगठन दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु की भांति कार्य करता है तथा इन देशों के सुदृढ़ आपसी संबंधों को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। हमको बताना है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग, यही प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से वर्ष 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में की। वर्ष 1869 में महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने। इस समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय रानाडे को जाता है। इन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। इसमें दिया गया क्या, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थलरुद्ध हैं। तो पैराग्वे और बोलीविया, ये इसका सही जवाब है, पैराग्वे और बोलीविया जो है 2 स्थलरुद्ध देश हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा क्या, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के पहले पद से है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, लॉयर का कोर्ट से है तो ब्यूटिशियन का किससे होगा, पार्लर से होगा। एकदम सरल सा दिया गया है, ब्यूटिशियन का किससे होगा, पार्लर से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या है। तो यह है आपकी विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम है जैव विविधता। ठीक, जैव विविधता। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1972 में की थी। किस में हुई थी, 1972 में। ठीक, ये बात याद रखिएगा। 5 जून 1974 ईस्वी को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक, 1972 में घोषणा हुई थी लेकिन 74 में पहला पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम जैव विविधता है। ठीक, चलिए हम अपने आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम अगली टॉपिक पर इसी पर वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है,
इसको सॉल्यूशन को पूरा करा देंगे। फिलहाल आज के लिए बस हम इतना ही रखने वाले हैं, और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए, ताकि हमें भी आपको वीडियो मतलब बनाने में और भी प्रसन्नता महसूस हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।